नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा और उसे रेगुलेट करने वाला मदरसा बोर्ड अब इतिहास बनने जा रहा है। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को हरी झंडी दे दी है। 19 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन में इससे जुड़े विधेयक को सरकार टेबल करने जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड से मदरसा शिक्षा के युग का अंत अब तय हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मदरसों में फर्जीवाड़ा, अनियमितताएं और फंडिंग में गड़बड़ी पर लगाम कसते हुए अब राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। रविवार को कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। मदरसा शिक्षा बोर्ड सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन को डील करता था, लेकिन धामी सरकार ने जो प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है वो मुस्लिम के अलावा सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन यानी सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को रेगुलेट करेगा। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नियमों के हिसाब से अप्रूव करेगा। बिना प्राधिकरण की मान्यता के कोई भी मदरसा या धार्मिक शिक्षण संस्थान नहीं चलेगा। 1 जुलाई 2026 के बाद मौजूदा मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त माना जाएगा। अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा के साथ मूलभूत शिक्षा भी अनिवार्य होगी। 15% से ज़्यादा गैर अल्पसंख्यक छात्र नहीं हो सकते। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे। अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षाविद होगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत संचालित मदरसों को भी प्राधिकरण से नए सिरे से मान्यता लेनी होगी। उधर सरकार के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी को मदरसा नाम से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने कहा, मदरसा सब तो उर्दू का है और ये तो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हरीश रावत के इस बयान ने बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया। बीजेपी ने पूछा, कांग्रेस को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है। भाजपा नाम बदल के ही तो काम चला रही है और फिर समझ में नहीं आ रहा कि मदरसा नाम से इतनी नफरत क्यों। ये तो उर्दू का नाम है और उर्दू गंगा जमनी तहजीब की खुशी की बात है कि आज उर्दू कई देशों में भूली जाती है। पाकिस्तान की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आश्चर्य तो आज तब हो रहा है जब कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उर्दू को लेकर के वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उर्दू जो बोली जाती है, उर्दू कोई मुसलमानों की भी भाषा नहीं, उर्दू सभी बोलते हैं। इस देश में उर्दू सारे लोग बोलते हैं, दुनिया के और देश भी बोलते हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस के द्वारा उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कह करके पुकारा जा रहा है। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन धामी सरकार का दूसरा बड़ा एजेंडा बनकर सामने आया है। जानकार कहते हैं कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मदरसों के लिए यह बदलाव ऐतिहासिक भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। कासमी ने कहा कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय की अपनी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। उन्होंने इसके लिए सीएम का आभार जताया। अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी और मैं बताना चाहता हूं कि इससे आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप धार्मिक एजुकेशन उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से पढ़ाएंगे। उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यकों के नाम पर चल रहे स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके बाद में उन स्कूल संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो कि माइनॉरिटी के नाम पर स्कूल तो चला रहे हैं, लेकिन वहां पर माइनॉरिटी की स्टूडेंट्स की संख्या 10% से भी कम है। अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होने के बाद पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में दूसरे धर्म के 15% से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे, यानी कि माइनॉरिटी के नाम पर चल रहे स्कूलों में 85% माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स ही पढ़ सकेंगे। इस बात के सामने आते ही
माइनॉरिटी स्कूलों को चला रहे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। और जहाँ तक ये वाली बात है कि 15% सिर्फ नॉन माइनॉरिटी के बच्चे ही आप ले पाएंगे स्कूल में, तो ये मैं समझता हूँ इसमें मैं इस पर सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी माइनॉरिटी स्कूल हैं सिवाय मदरसों के 99% जो है बच्चे जो हैं वो जनरल कैटेगरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये उत्तराखंड सरकार का एक अच्छा कदम है कि उन्होंने अल्पसंख्यक संस्थाओं की मान्यता के लिए कुछ किया है इस बार, क्योंकि कई बार ये जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं वो अपनी शर्तों पे मान्यता लेने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में देखा ये जा रहा है बेसिकली कि जो भी अल्पसंख्यक संस्थाएं विशेष दर्जा प्राप्त करके अपनी संस्थाएं चला रही हैं, वहां पर अल्पसंख्यक उस समुदाय के बच्चे ही बहुत कम है। उत्तराखंड में रविवार को 220 मेडिकल ऑफिसरों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ज्वाइन करने वाले सभी मेडिकल ऑफिसरों को बधाई दी है और कहा है कि ये सिर्फ सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति आपका मरीजों के प्रति संकल्प और समर्पण भी है। अब हमारे मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को तत्काल सुविधा मिल सकेगी, साथ ही स्टाफ की कार्यकुशलता में भी सुधार आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात हमारे मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्टाफ की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। मेरा मानना है कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी किसी भी राज्य की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ होते हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि पहले भर्तियों में पक्षपात, धांधली होती थी, पेन ड्राइव से नकल होती थी और बड़े स्तर पर नकल के मामले सामने आते थे, जिससे योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अंधेरे में जा रहा था और उनके माता पिता का मनोबल गिर रहा था। हमने इस नकल के कलंक को मिटाया और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। आज सभी चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर हो रही है। पहले उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। पेन ड्राइव से नकल होती थी, नकल माफिया हावी होते थे। हर एक पेपर होने के बाद, परीक्षा होने के बाद परीक्षा फल निरस्त करना पड़ता था। बड़े स्तर पर नकल के मामले सामने आते थे, जिसके कारण से हमारे योग्य जो उम्मीदवार थे, प्रतिभागी थे, उन सभी का भविष्य अंधेरे में जा रहा था। नौजवानों का आत्मविश्वास लगातार घट रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था और भर्ती प्रक्रियाओं में लगे कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले रविवार को देहरादून में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में धांधली का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनावों में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया और आयुक्त को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। कहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या है महामहिम आपकी सरकार, ये किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी करवा रही है, लूट करवा रही है पंचायती राज की। हमने आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग की है। हमने सरकार के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात कही है। हाई कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां 11 जुलाई को की, क्या हाई कोर्ट ने लोगों की रिट दायर होने के बाद टिप्पणियां की, वो हमने सब राज्यपाल जी को बताई हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट में कल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। वहीं हाईकोर्ट के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। कोर्ट के 500 मीटर तक धारा 163 लागू रहेगी। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उन्नीस अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी गैरसैंण के लिए रवाना हो चुकी हैं। सड़क मार्ग से गैरसैंण जाते समय वो श्रीनगर में रुकी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। रितु खंडूरी ने कहा कि इन दिनों सड़क मार्ग से पहाड़ में यात्रा करना चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से तैयारियां बेहतर हैं। कहीं कहीं पे ज़रूर सड़क खराब है, लेकिन मुस्तैदी से लोग खड़े हैं। हमारे पीडब्ल्यूडी के, हमारे सरकार के माध्यम से वहाँ पर जेसीबी लगी हैं, लेबर लगा हुआ है और मुझे अभी यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई और आगे भी मुझे लगता है सड़कें ठीक ही रहेंगी। पूरी तैयारियाँ हैं, कोई समस्या नहीं है। नेवा हो चुके हैं गैरीसैंण, भराड़ीसैंण में भी हम, जैसे हम देहरादून में नेवा हो गए हैं, जिसका मतलब अब हम डिजिटल हो गए हैं। टैब्स वहां पर लग गए हैं। रुड़की में तेज बारिश से नदियां उफान पर है, जहां पर भगवानपुर के अलावपुर गांव में तेज बहाव से शमशान घाट बहा, तो पहाड़ों में लगातार बारिश से नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा भयावह नजर आ रही हैं। विकासनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं चक्राता के टाइगर फॉल का डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। झरना पूरे उफान पर है। हालांकि प्रशासन ने टाइगर फॉल जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अगर बारिश लगातार होती है तो झरना और विकराल रूप धारण कर सकता है। विकासनगर में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी के चलते हादसे का शिकार हो रहे हैं। सहसपुर सभावाला मार्ग पर पड़ने वाले बरसाती नाला तेज बारिश की वजह से उफान पर है। इस दौरान एक कार सवार नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में कार बह गई। गनीमत ये रही कि कार सवार को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं बरसाती नाले के उफान में एक स्कूटी भी बह गई। मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार 2 लोगों को बचा लिया, लेकिन पानी का तेज बहाव स्कूटी को बहा ले गया। दोनों की हादसों की जल्दबाजी के चक्कर में ये तस्वीरें सामने आई। रीजन यही है कि जल्दबाजी की गई थी। प्रशासन बार बार लोगों से उफनते बरसाती नालों को पार न करने की अपील कर रहा है। के बाद अब शिमला बाईपास रोड पर कार वाले को भी हुई थी जल्दी, देखो उसका क्या अंजाम हुआ है। विकासनगर में तेज बारिश मुसीबत बन गई है। पचवादून क्षेत्र में नदी नाले रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं। शिमला बाईपास मार्ग पर रामगढ़ में बरसाती नाला उफान पर आने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क को पार कर रहे हैं और इसके साथ ही यमुना, टोंस और आसन नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। विकासनगर में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नदियों के नालों के किनारे क्षेत्र में लोग बसे हैं, उनमें घरों में पानी भरना। इस प्रकार आपके रामगढ़ नाला हो गया और आपके धर्मवाला साइड जगह जगह रखते हैं, वहाँ पे भी पास करने के लिए लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी से आगे भागीरथी नदी में डूब गया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं रास्ते नदी में डूब जाने से बड़ी संख्या में ग्रामीण फंसे हुए थे, जिनका एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू किया और लोगों को राफ्ट से नदी पार कराई।
बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश के बाद में खड़िया खनन क्षेत्र में बने बड़े बड़े गड्ढे पानी से लबालब भर चुके हैं। तालाब जैसी शक्ल ले चुके ये गड्ढे अब ग्रामीणों के लिए नई समस्या बन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन गड्ढों से लगातार भारी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे कि खेत खलियान और खड़ी फसलें बहकर नष्ट हो रही हैं। इससे किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और खनन विभाग से तत्काल कार्रवाई कर समाधान की मांग की है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश के बाद में बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास में मलबा गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे कि हाईवे बंद हो गया है। वहीं कमेड़ा, उमट्टा, नंदप्रयाग, भनेर पानी के पास भी मलबा आने से हाईवे बंद है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्री फंस गए हैं। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड कई जगह पर लैंडस्लाइड के चलते बंद है। अहम रोड के बंद होने से बॉर्डर की कनेक्टिविटी पूरी तरह से छूट गई है और रोड को खोलने का काम भी चल रहा है, लेकिन कई जगह पर लैंडस्लाइड आने के कारण रोड खुलने में समय लग सकता है। थल डीडीहाट रोड भी लैंडस्लाइड के चलते बंद है और इसके अलावा जिले में 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद है। सड़कों के बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मद महेश्वर को जाने वाला पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। तेज बारिश से बड़तोली के पास में 50 मीटर पैदल मार्ग ध्वस्त हुआ है। वहीं रास्ता बंद होने से वहां पर फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम 40 से अधिक श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर लेकर पहुंची और पैदल रास्तों को ठीक करने में समय लग सकता है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में बार बार तेज बारिश हो रही है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।